नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अशोका द एग्जाम गुरु में। मैं हूं विजय मौर्य। तो प्यारे साथियों, कल हमने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट करी है। आपने कल अटेंड भी करी है काफ़ी संख्या में। तो प्यारे साथियों, आज हम इसको और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था जिसमें अनुपात समानुपात सीखा था और कुछ ज़रूरी बातें जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं उन पर हमने कुछ सवाल भी किए थे। तो आज हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम अनुलोम समानुपात और प्रतिलोम समानुपात को सीखेंगे और जानेंगे कि किस तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और उन सवालों को हम लोग कैसे करके आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारी जो क्लास है वो फ्राइडे, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को आपका रात को 8 बजे हुआ करेगी। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर हम लोग साथ में मिलकर पढ़ेंगे तो पढ़ने का कुछ मज़ा ही कुछ और आएगा। तो प्यारे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक साथ मिलकर हम लोग पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, अच्छा स्कोर भी करेंगे। होता क्या है, जब हम सब साथ में मिलकर पढ़ते हैं तो कई चीज़ें हमें नई सीखने को मिलती हैं। कुछ डाउट आपके द्वारा निकल के आते हैं, उनका हम समाधान मिलकर करेंगे तो बेहतर तरीके से सीख पाएंगे और अच्छा स्कोर तभी हम कर पाएंगे। तो प्यारे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसको और सभी साथियों को बताओ कि क्लास जो है 8 बजे हमारी हुआ करेगी। और सभी साथी जो है नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बनाते रहें। देखिए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके पास नोट्स बने होंगे, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन जब हम लोग एक बार मेहनत कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे तो आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में तो ये नोट्स काम में आएंगे ही आएंगे। साथ ही साथ आपका यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होता है या विभिन्न टेट के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो प्यारे साथियों, क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करके भी बताते रहिएगा। अगर कोई भी समस्या है किसी तरह की तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताते रहिएगा, हम आपके कमेंट पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, चलिए यहाँ पर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग को पढ़ना क्या है, अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात। और थोड़ा सा बता दें इसके बारे में, इसमें क्या होगा कि हम इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर हम बात करना चाहें किसकी, अनुलोम समानुपात की, तो अनुलोम समानुपात को हम समझने का प्रयास करते हैं। बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे आप अनुलोम समानुपात। सपोज करिए ये आपके सामने मार्कर है, ठीक है। मैंने बोला कि भाई 2 मार्कर ये मिलते हैं 40 रुपए में, और मैंने बोल दिया फिर आपके 5 जो मार्कर हैं वो आपके मिलते हैं 100 रुपए में। तो अब यहां पर एक बात समझिए, ये आपकी क्या है, मार्कर की संख्या है और ये आपका क्या है, मूल्य है। अब यहां पर एक बात देखिए, यहां 2 मार्कर थे, 5 मार्कर हो गए। यहां मूल्य कितना था, 40 रुपए था, 100 रुपए हो गया। मतलब अगर एक राशि में वृद्धि हो उसकी वजह से दूसरी राशि में भी वृद्धि हो जाए। जैसे कि यहां पर आप समझे 2 से 5 हो गया, इधर आपका राशि में वृद्धि हुआ, इधर आपके मूल्य में वृद्धि हो गया। मतलब एक राशि में वृद्धि होने की वजह से, एक राशि में बढ़ने की वजह से दूसरी राशि में भी वृद्धि हो जाए या दूसरी राशि बढ़ जाए, तो वहां पर क्या होता है, अनुलोम समानुपात होता है। इधर आपकी मार्कर्स की संख्या बढ़ी, इधर आपका मूल्य बढ़ गया। लेकिन यहां पर एक बात और समझने की है, एक कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है, जैसे मैंने बोला कि 10 जो मार्कर हैं वो आपके 200 रुपए के मिलते हैं या 200 रुपए मूल्य है उनका, तो 5 जो मार्कर हैं उनका मूल्य मैंने बोल दिया 100 रुपए। तो यहां पर आप देखोगे तो 10 मार्कर थे, 5 मार्कर हो गए, यहां पर मार्कर की संख्या कम हुई तो आपका इधर मूल्य भी कम हुआ। पहले मार्कर 10 थे, मूल्य 200 रुपए था, मार्कर 5 हो गए, मूल्य 100 रुपए हो गया। मतलब यहां पर आप देख पा रहे हैं, जब इधर आपकी कमी हो रही है तो आपका इधर भी क्या हो गई, कमी। मतलब अगर राशि में, एक राशि में कमी हो जाए उसकी वजह से दूसरी राशि में भी कमी हो जाए तो वहां पर भी क्या होता है, आपका
अनुलोम समानुपात होता है। तो यहां से जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है बच्चों, वो क्या आ रहा है, यदि एक राशि में वृद्धि हो उसकी वजह से दूसरी राशि में वृद्धि हो जाए, या फिर एक राशि में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसकी वजह से दूसरी राशि में भी क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुलोम समानुपात कहते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, यहां पर अगर ध्यान से समझेंगे तो एक बात निकल के आएगी कि यहां पर जो अनुपात बन रहा है, 2 मार्कर है यहां पर, रुपए कितना है 40, तो यहां पर अगर अनुपात देखोगे तो अनुपात निकल के आ रहा है कितना, 1:20। यहां पर आप चेक करिए, यहाँ 5 अनुपात कितना है 100, इसको कैंसिल किया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आपका 1:20। तो आप देखें तो अनुपात कैसा रह रहा है, अनुपात आपका समान रह रहा है। बात सबको समझ में आ रही है। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1:20 यहाँ पर भी निकल के आ रहा है। ऐसे ही आपका 5 एकम 5, 5 बीसम 100, तो अनुपात यहाँ पर भी कितना रहेगा, 1:20 रहेगा। तो अनुपात कैसा रहता है, इसमें समान रहता है। बात सबको समझ में आ रही है। तो हमने सीखा अनुलोम समानुपात क्या होता है, समझ में आ गया होगा। अगर एक राशि में वृद्धि होती है तो दूसरी राशि भी बढ़ जाए, या फिर एक राशि में कमी होने की वजह से दूसरी राशि में भी कमी हो जाए, तो वहाँ पर क्या बन जाता है, हमारा अनुलोम समानुपात हो जाता है। बात समझ में आ रही है इतनी। चलो अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं और बेहतर तरीके से। तो प्यारे साथियों, बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे, निश्चिंत रहिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए। कोई डाउट आए तो फिर से बोल रहा हूँ कि भाई ज़रूर बताइए, क्योंकि डाउट अगर आप पूछोगे नहीं तो आपका डाउट क्लियर कैसे होगा। चलो अब कुछ सवाल लेते हैं, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। उसके बाद हम लोग प्रतिलोम समानुपात भी पढ़ेंगे। प्रतिलोम समानुपात भी और भी आसान है। चलो अब मेरे प्यारे साथियों, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने क्या बोला, एक क्वेश्चन लिया बहुत आसान सा, यदि एक किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपए है, तो 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा या क्या है। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले आप इस सवाल को देख सकते हैं। इसमें क्या है, 1 किलो चीनी का मूल्य 32 रुपए है, तो 5 किलो चीनी का मूल्य क्या है। तो इसमें पहचान सकते हो किसकी बात हो रही है, अनुलोम समानुपात की बात हो रही है। बात सबको समझ में आ रही है, क्योंकि अगर 1 किलो चीनी 32 रुपए की है, जब 5 किलो चीनी लोगे तो आपका वजन में वृद्धि हुई, तो आपका इधर क्या है, मूल्य में भी वृद्धि होगी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, अनुलोम समानुपात हो गया। अब मेरे प्यारे साथियों, मैं एक बार लिख लेता हूँ, आपका वजन लिख लेता हूँ एक साइड में और दूसरी तरफ लिख लेता हूँ मूल्य, जिससे समझने में आसानी रहे। सॉल्व कैसे करना है, वैसे तो 2-3 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम 2 तरह से आपको सॉल्व करके बताएंगे, आसानी से कर सकते हैं। तो वजन एक तरफ लिख लिया हमने, 1 किलोग्राम पहले वजन था, तो इसका मूल्य कितना था, 32 रुपए। अब 5 किलो चीनी है, इसका मूल्य आपसे पूछा गया है, इसका मूल्य आपसे पूछा गया है कितने रुपए होगा। तो प्यारे साथियों, यहां पर हम क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। अब देखिए यहां पर एरो ध्यान से लगाना है, एरो लगाना है। जिधर बढ़ेगी राशि उधर की तरफ एरो होना चाहिए। इधर 1 किलोग्राम था, इधर 5 किलोग्राम है, तो 5 किलोग्राम बड़ा है 1 किलोग्राम से, तो इसकी तरफ एरो लग गया। अच्छा, यहाँ पर देखोगे तो 1 किलोग्राम का मूल्य 32 रुपए है, तो 5 किलोग्राम का मूल्य ज़्यादा आएगा, मतलब ये राशि बड़ी होगी, बिल्कुल बड़ी होगी, तो इधर आपके लिए एरो यहाँ पर लग जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनिएगा, छोटे से बड़े की तरफ, छोटा फिर बड़ा, तो पहला 1 किलोग्राम लिख लिया, अनुपात फिर बड़ा वाला समानुपात। बहुत ध्यान से देखिएगा, छोटा फिर बड़ा, 32 अनुपात x। कुछ समझ में आ रहा है, छोटा फिर बड़ा, छोटा फिर बड़ा, इसमें अनुपात और इधर आपका ये अनुपात। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर आप देखोगे, मैंने एक कंसेप्ट कल बताया था कि अंतः पदों का गुणनफल,
बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। समानुपात में कल बताए थे लास्ट में। तो अंतः पद का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो बाह्य पद हमारे ये दोनों हैं, इनका गुणनफल x एकम x या 1 इंटू एक्स लिख दे रहा हूँ, समझने में आपको आसानी रहेगी। और अंतः पदों का गुणनफल का मतलब हो जाएगा 5 इंटू कितना 32। तो ये x एकम तो x हो जाएगा प्यारे साथियों, 5 से गुणा करोगे 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 और एक कितना होगा 5 तियाँ 15 और एक कितना होगा 16 होगा। बात सबको समझ में आई होगी। तो मतलब यहाँ पर जो मूल्य निकल कर आएगा वो कितना आएगा, आपका 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना आएगा 160 रुपये आएगा। और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बेहतर तरीके से हम लोग साथ में मिलकर सीख पाएंगे, आप परेशान बिल्कुल ना हो। दूसरा मेथड ये हो सकता है, बहुत सिंपल सी बात, आप लोगों ने एक एक नियम पढ़ा है कि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है भाई 32 रुपये है। तो 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या करते हैं हम लोग, जब ज़्यादा का मान निकालते हैं तो गुणा हो जाती है, तो आपका कितना हो जाएगा 160 रुपये हो जाएगा। सीधे सीधे आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो सबको समझ में आया होगा। सवाल चेंज करते हैं थोड़ा समझने का और इसको बेहतर तरीके से प्रयास करते हैं, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। प्यारे साथियों देखिए, नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलिएगा साथ में। जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे आपको फिर दिक्कत आएगी, बाद में दोबारा से क्लास वरना देखनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि क्या होता है हम लोग भूलते हैं, ठीक है ना, और सभी भूलते हैं। तो भूले ना, रिवाइज करते रहें बार बार। तो उसका एक ही तरीका है, आपके नोट्स बने होने चाहिए, तभी आप बार बार रिवाइज कर पाओगे। वरना क्या आपको बार बार क्लास आपको अटेंड करनी पड़ेगी, क्लास आपको देखनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने बोला यदि 5 वस्तुओं का, आपको कमेंट करके आंसर भी बताना है, 5 वस्तुओं का मूल्य 125 रुपये है, तो 8 वस्तुओं का मूल्य क्या है, जल्दी से बताओ फटाफट से, क्या आंसर आएगा। सबके कमेंट आने चाहिए, बहुत आसान सा सवाल है, दोनों ही मेथड से करके देखिएगा। तो अगर हम इसको देखें, हाँ जल्दी से बताइए सभी साथी आंसर कितना आ रहा है, ठीक है, जल्दी सभी साथी आंसर बताओ कितना आ रहा है। देखिए क्या करना है, एक तरफ वस्तु लिख लीजिए, वस्तुओं की संख्या लिख लो, एक तरफ संख्या लिख लो वस्तुओं की, और एक तरफ आपका मूल्य लिख लीजिए। तो 5 वस्तुएं 125 रुपए की हैं, ठीक है। तो 8 वस्तुएं मान लो कितने रुपए की हैं, आपसे पूछा गया x रुपए की हैं। तो इधर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है इधर राशि में, इधर भी क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि 5 वस्तुएं अगर 125 रुपए की है, वस्तुओं की संख्या बढ़ेगी तो आपका मूल्य भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैंने क्या बताया, पहले छोटा फिर बड़ा, दोनों में अनुपात, इधर छोटे में अनुपात, छोटा का अनुपात किसके साथ में, इधर वाला बड़ा है, और दोनों के बीच में क्या चीज, समानुपात। क्या बताए थे, बाह्य पदों की गुणा, मतलब 5 इंटू एक्स बराबर किसके, अंतः पदों के गुणनफल के, मतलब 8 इंटू 125। 5 से कैंसिल करो, 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25। तो प्यारे साथियों यहाँ से 25 अट्ठे कितना हुआ, 25 अट्ठे कितना हुआ 200 रुपये। इस सवाल का आंसर हो गया 200 रुपये, इस सवाल का आंसर हो गया। अगर इस तरह से नहीं करना चाहते तो एक ही नियम से कर सकते हैं, 5 वस्तुओं का मूल्य कितना है, 125 रुपये है, तो इसलिए एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, एक वस्तु का मूल्य हो जाएगा 125 बट्टे 25 रुपये, 5 रुपये, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना, 25 रुपये, ठीक है। आपको निकालने कितने का है, 8 वस्तुओं का, तो इसलिए 8 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा, 25 गुणे 2 बराबर 200 रुपये। ये सबको आता होगा, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। जो मेरा उद्देश्य है, ये सवाल तो बहुत आसान है, समझाने का जो पर्पज़ है, मैं क्यों समझाना चाह रहा हूँ, ये जो कंसेप्ट है इसको समझाना चाह रहा हूँ,
ठीक है। तो कई बार अगर क्वेश्चन ये पूछेंगे कि भाई अनुलोम जो है समानुपात का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को हल करके बताओ, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अदरवाइज अगर नहीं बोला है तो कैसे भी सॉल्व कर दो, चाहे इस तरह सॉल्व करो चाहे इस तरह सॉल्व करो, दोनों ही मेथड आपके लिए सही माने जाएंगे। तो बताओ सबको समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी सभी साथी कमेंट करके बताओ, जल्दी सभी साथी कमेंट करके बताओ भाई। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रतिलोम समानुपात की तरफ चलते हैं। प्रतिलोम समानुपात की तरफ चलते हैं, बहुत आसान तरीके से उसको भी हम लोग सीख लेंगे। प्रतिलोम समानुपात क्या है? बस इसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, अनुलोम समानुपात में क्या है भाई कि एक राशि बढ़ी तो दूसरी राशि में वृद्धि हुई, एक राशि घटी तो दूसरी राशि में भी कमी हो रही है। इसमें जस्ट उल्टा है। कहने का मतलब क्या है? एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि घट जाएगी, है ना। अगर एक राशि घटेगी तो दूसरी राशि आपकी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? इनवर्स बोल सकते हैं इसको हम लोग, समझ में सबको आ रहा होगा। अगर एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि क्या हो जाएगी? दूसरी राशि घट जाएगी। ऐसे ही अगर एक राशि घटेगी तो दूसरी राशि बढ़ जाएगी, तो वहाँ पर क्या होता है? आपका प्रतिलोम समानुपात होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं पहले हेडिंग लिख देता हूँ आपका, प्रतिलोम समानुपात, फिर एक दो क्वेश्चन भी करेंगे इस पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि एक व्यक्ति किसी काम को, मान लीजिए मैंने बोला 10 दिन में करता है। ठीक है, और तो मैंने बोल दिया कि दो व्यक्ति जो हैं उस काम को कितने दिन में करेंगे? बताओ कितने दिन में करेंगे? तो 5 दिन में करेंगे। कुछ इस तरह से बन रहा है। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? व्यक्तियों क्या है? आपकी संख्या है। इधर क्या है आपके पास? डेज है या दिन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक राशि बढ़ रही है। देखो पहले एक व्यक्ति, फिर कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति। तो व्यक्तियों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई। इधर आप क्या देख रहे हैं? क्या हो रहा है? इधर आप ध्यान से देखेंगे तो दिनों की संख्या में क्या हो रही है? कमी हो रही है। एक व्यक्ति 10 दिन में काम करेगा तो नॉर्मल सी बात है, सीधी सिंपल सी बात है भाई। अगर 2 व्यक्ति उसी काम को करेंगे तो कम दिनों में करेंगे? नहीं करेंगे। तो 2 व्यक्ति आपके 5 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या? एक राशि में वृद्धि हो रही है और दूसरी राशि में क्या हो रही है? 10 से 5 हो गया, इसमें कमी हो गई। अच्छा, एरो कैसे लगाया मैंने? एरो लगता है कम से ज़्यादा की तरफ। ठीक है, ये संख्या तुलना कर रहे हैं तब 5 से 10 की तरफ। उस पर न जाके अभी फोकस इस बात पे करना है, एक राशि में वृद्धि हुई, दूसरी राशि में क्या हो रही है? आपकी कमी हो रही है। बात सबको समझ में आ रही है? इतनी बात सबको क्लियर? कमेंट लगातार करते रहिएगा, कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबको समझ में इतनी बात आ रही है? ठीक है, ऐसी मान लीजिए मैंने बोल दिया अगर 20 मजदूर मान लीजिए मैंने बोल दिया कि भाई 40 दिनों में किसी काम को कर रहे हैं, तो 10 मजदूर जो है उस काम को कितने दिनों में? मान ली मैंने बोल दिया कि 80 दिनों में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो इधर क्या हो रहा है? मजदूरों की संख्या में कमी हुई, इधर क्या हो रहा है? दिनों की संख्या में वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, इधर क्या हो रहा है? मजदूर पहले 20 थे, फिर 10 मजदूर हो गए। 20 मजदूर 40 दिनों में कर रहे थे। जब मजदूरों की संख्या कम हो जाएगी तो काम ज़्यादा दिनों में होगा। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सी बात, सबको समझ में आ रही है? इधर मजदूर संख्या में कमी हो रही है, इधर क्या हो रहा है? दिनों की संख्या में वृद्धि हो जा रही है। तो मैंने क्या कहा कि एक राशि बढ़ रही है यहाँ पर, दूसरी राशि घट रही है। एक राशि घटी, दूसरी राशि बढ़ गई। तो ये क्या होता है? हमारा प्रतिलोम समानुपात होता है। बताओ सबको समझ में आया इतना? सबको समझ में इतना आ गया? नहीं? ठीक है, सबको समझ में आ गया इतना? किसी को डाउट हो तो बताओ। चलिए अब यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, सवाल करते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कैसे करके इनका इस्तेमाल होता है सवालों में, किस तरह का सवाल बन सकता है आपके पेपर में, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बहुत आसान सा तरीका मैंने सिखाया आपको। कोई डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो भाई आ जाओ अगले सवाल पे। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बोला
कि भाई मैंने बोला भाई कि 10 मजदूर जो हैं किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। तो मैंने बोला 15 मजदूर उसी कार्य को या उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। कितने दिनों में करेंगे। तो एक तरफ तो मैंने मजदूरों की संख्या लिखनी है और एक तरफ क्या लिखना है, दिन लिखना है। बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रहा है? तो एक तरफ क्या है, 10 मजदूर कितने दिनों में कर रहे हैं, 30 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। अब 15 मजदूर जो है कह रहे हैं कितने दिनों में करेंगे, तो मान लीजिए हमने क्या कर लिया यहाँ पर x दिनों में करेंगे। अब एरो लगा, सबसे पहले आपको एरो लगाना है। यहाँ पर एरो लगाने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। प्यारे साथियों, संख्या में वृद्धि हुई, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। संख्या पहले 10 मजदूर थे, फिर 15 मजदूर हैं, तो एरो कहाँ लगेगा, जिस एरो का जो मुंह रहेगा वो किसकी तरफ रहेगा, संख्या ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन बिल्कुल नहीं आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से अगर सुनेंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। 10 मजदूर 30 दिन में कर रहे हैं, तो 15 मजदूर कम में करेंगे ज़्यादा में करेंगे, ये बताओ, जल्दी बताओ। 10 मजदूर जो है 30 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। अब आपने मजदूरों की संख्या बढ़ा दी तो काम जल्दी होगा। जब मजदूर संख्या बढ़ गई तो काम जल्दी होगा, मतलब 30 दिनों से कम दिनों में होगा। तो यहाँ पर संख्या क्या निकल के आएगी, संख्या 30 दिनों से छोटी होगी, तो छोटे से बड़े की तरफ एरो लगेगा। बात समझ में आ रही है? 10 मजदूर 30 दिनों में कर रहे हैं, तो 15 मजदूर 30 से कम दिनों में करेंगे, तो राशि यहाँ छोटी होगी, 30 से छोटी होगी, तो छोटे से बड़े की तरफ एरो लगा दिया। अब मैंने क्या बताया था, बहुत सिंपल सी बात ध्यान रखो, पहले छोटी फिर बड़ी, छोटी फिर बड़ी। अब इसमें छोटा कौन सा, x, फिर बड़ा। यहाँ पे गलती मत कर देना कि 30:x लिख दो, ऐसे मत लिख देना 30:x मत लिख देना। यहाँ पर पहले छोटा ये वाला है, फिर ये बड़ा है, और इन दोनों में क्या हो गया, समानुपात बन गया। प्यारे साथियों, कंसेप्ट सिखा रखा है कि अंदर के पदों की गुणा किसके बराबर होती है, बाहर के पदों की गुणा के बराबर होती है। इतनी बात क्लियर है? तो 15 × x कर लो, 15 × x बराबर किसके हो जाएगा, 10 गुणे किसके, 10 गुणे किसके, 30 के। तो 15 दूनी कितना, 30। तो यहाँ पर प्यारे साथियों x बराबर कितना आएगा, 10 दूनी हो जाएगा, 20 दिनों में ये कार्य जाके होगा। बात सबको समझ में आ रही है? 20 दिनों में ही कार्य होगा, मतलब 15 मजदूर उस कार्य को 20 दिनों में करेंगे। सबको समझ में आया? बहुत सिंपल सी बात। बाहर के पदों की गुणा अंदर के पदों की गुणा के बराबर होती है। तो भाई मेरे 15 × x हो गया, और 10 गुणे कितना हो गया, 30 हो गया। 15 दूनी कितना हो गया, 30, और 2 से गुणा करेंगे 10 की, 2 ढाई कितना हो गया, 20। इतनी बात सबको समझ में आई? सबको समझ में आई? जल्दी से फिर यस लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं। एक और सवाल देखते हैं, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हुए कुछ बेहतरीन सवाल करेंगे, 2-3 सवाल और, जिनमें कुछ नया आपको सिखा के जाएंगे। फिर क्लास हमारी ऑफ हो जाएगी। तो प्यारे साथियों, लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप सीखना चाहते हो, अच्छे से अच्छा स्कोर करना चाहते हो। देखिए, सबसे ज़रूरी बात की है कि आप जो है शुरुआत करो, सीखने की शुरुआत करो। जब तक आप मैथ से बचते रहोगे बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। और ये अक्सर होता है कि अब अगर अभी नहीं सीख पाते हैं, फिर बाद में टेट का एग्ज़ाम देते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम जो आपके होते हैं, तो फिर उसमें आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ज़्यादा बेहतर है कि अभी से आप संभल जाओ। अभी से संभल जाओगे तो फिर आने वाले समय में आपको उतनी ही आसानी हो जाएगी सिलेक्शन में। तो चलो एक और सवाल देखते हैं, प्रतिलोम का ही देख लेते हैं। एक व्यक्ति
किसी निश्चित दूरी को, साथ में आप भी नोट कर सकते हैं, निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करता है, तय करता है। क्लियर इतनी बात? तो 2 घंटे में उसी दूरी को तय करने के लिए, या उसी दूरी को तय करने के लिए किस चाल से जाना होगा, किस चाल से जाना होगा। सवाल सबको समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति है, कोई निश्चित दूरी जो है अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 घंटे का समय लेता है। अब कह रहे हैं वही दूरी यदि हम 2 घंटे में तय करना चाहें, या वह व्यक्ति 2 घंटे में तय करना चाहें तो किस चाल से उसको जाना होगा। तो प्यारे साथियों, एक तरफ लिख लो वही चाल और एक तरफ लिख लिया हमने क्या, समय। बात समझ में आ रही है? अगर चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो 5 घंटे का समय लगा। अब कह रहे हैं चाल क्या होगी यदि उसी दूरी को 2 घंटे में तय करना हो। तो प्यारे साथियों, अब यहां पर देखो इधर एरो कहां लगेगा, बहुत सिंपल सी बात है। 5 घंटे तो ये आपका ऐसा जा रहा है, 5 घंटा बड़ा है किससे, 2 घंटे से, तो बड़े की तरफ एरो लगा दिया। अब एक बात बताओ, जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 5 घंटे का समय लग रहा है। अब उसी दूरी को कम समय में तय करना है, इसका मतलब चाल बढ़ानी होगी या घटानी होगी? बताओ, चाल पहले से बढ़ेगी ना, तभी कम समय में हम उस दूरी को तय कर पाएंगे। 5 घंटे में दूरी तब हम तय कर पा रहे थे जब चाल कितनी थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जब चाल अगर बढ़ेगी नहीं तो कम समय में कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे उतनी दूरी तय। तो यहाँ पर क्या होगा, चाल आपकी बढ़ेगी ना। बहुत सिंपल सी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? 5 घंटे में कब तय कर पा रहे हैं, जब चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जब अपनी चाल, अपनी स्पीड बढ़ाओगे नहीं तो कम समय में कैसे पहुंचोगे? आपको 5 घंटे में पहले तय कर रहे थे दूरी, अब 2 घंटे में तय कर रहे हो, कम समय में दूरी तय करना चाहते हो। इसका मतलब जो स्पीड पहले थी उससे स्पीड आपकी ज़्यादा करनी पड़ेगी ना, उस स्पीड से आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तो स्पीड यहाँ पे ज़्यादा होगी, किससे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी तो x का मान ज़्यादा, इसका मतलब एरो आपका इधर की तरफ लग जाएगा। अब मैंने क्या कहा, सबसे पहले छोटा वाला, उसके बाद बड़ा वाला। तो छोटा वाला उसके बाद बड़ा लिख लिया। इधर देखो छोटा कौन है, 2, इधर बड़ा कौन है, 5। दोनों में क्या बना दिया हमने, समानुपात बना दिया भाई। अब कंसेप्ट क्या सीखा है कि भाई अंदर के पदों की गुणा बाहर के पदों की गुणा के बराबर होता है। तो यहाँ पर x की गुणा 2 से हो जाएगी, x × 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 गुणे कितना, 30 गुणे कितना, 5। 2 से भाई कैंसिल करो तो ये 15 आ जाएगा, 15 पना कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये क्या है, चाल है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हम इस सवाल को करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने क्या सीखा अभी तक, अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात क्या होता है, उस पर हमने बेहतरीन सवाल भी किए हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का भी प्रयास किया है। अब मेरे प्यारे साथियों कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। कई बार क्या है, देखिए यूपी टेट में जो है सवाल इस तरह के पूछे गए हैं, क्योंकि उसमें आपका अनुपात समानुपात टॉपिक होता है, सुपर टेट में भी होता है अनुपात समानुपात, जबकि यूपी टेट जूनियर में आपका ये टॉपिक होता है अनुपात समानुपात, प्राइमरी में नहीं होता, पीआरटी में नहीं होता। तो यहाँ पर अब एक बात समझने की आवश्यकता है, इस तरह का सवाल आपका एग्जाम में आ सकता है।
तो ये इससे बचने का प्रयास ना करें। आपके अगर बुक्स में ना दे रखा हो तो आप कहें इस तरह का सवाल नहीं आ सकता, क्योंकि जिस तरह का पेपर आपका अभी हुआ है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का, तो उसमें काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल आपके पूछे गए थे। ठीक है, जिन्होंने अच्छे से नहीं मैथमेटिक्स आती होगी, नहीं सीखा होगा, तो उनको दिक्कत आई होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने आप को हर तरह से तैयार रखना है। पेपर चाहे कैसा भी आ जाए, अगर पेपर में थोड़ा बहुत भी चेंज हो, सवाल चेंज करके पूछे जाएं, तो आप आसानी से कर जाओ। बहुत आसान से सवाल हैं जो बताने जा रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट भी हैं। आपको सवाल 100% हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए। तो प्यारे साथियों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं, मतलब अगर अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपके अनुपात और समानुपात से जो सवाल बन सकता है, कोई भी सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है इतनी बात? तो अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, बता आसान सी बात सीखनी है। क्वेश्चन मैंने बोल दिया भाई कि इस तरह से, यदि बहुत ध्यान से देखिएगा, A अनुपात B आपका मान लीजिए मैंने बोल दिया 1:2 है, तथा B अनुपात C आपका 3:4 है। तो आपको बताना है A अनुपात B अनुपात C ये कितना होगा। बात समझ में आ रही है? आपका 1:2 दे रखा है, क्या A अनुपात B है आपका 1:2, तो B अनुपात C दे रखा है 3:4, आपका तीनों का साथ में पूछा है। तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर प्यारे साथियों। देखो A अनुपात B 1:2, तो A यहाँ पर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, B यहाँ का 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A के नीचे हमने 1 लिख दिया और B के नीचे हमने 2 लिख दिया, क्योंकि B कितना है 2, तो B के नीचे 2 लिख दिया। अब यहाँ पर इधर देखें तो इधर B कितना है 3 और C कितना है आपका 4, तो B ऑलरेडी यहाँ पर हम लिख चुके हैं, तो यहाँ तो लिख नहीं सकते, तो इसके नीचे लिख देंगे सीधे। B कितना है हमारे पास 3 और C कितना है 4, तो इसके बराबर में लिखेंगे C कितना 4, यहाँ पर नहीं लिखेंगे 4, इसके बराबर में ही लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो एक स्थान तो ये खाली है और एक स्थान आपका ये खाली है। तो करेंगे क्या, यहाँ पर देखेंगे इसके बगल में जो स्थान खाली है, इसके बगल का मतलब हो गया लेफ्ट में या फिर राइट में कोई संख्या है, तो राइट में तो कुछ नहीं है, इसके लेफ्ट में क्या है 2, तो जो राइट और लेफ्ट में संख्या कोई भी हो उसको हम लोग नोट कर लेंगे ऐसे करके। ठीक है, मैंने ये सर्किल बना दी, इससे आपको पहचान रहे कि ये हमने खाली स्थान था इसको भरा है। अब यहाँ पर एक खाली स्थान आपका ये है, तो यहाँ पर लेफ्ट में तो कुछ नहीं है, राइट में कितना है 3 लिख दिया। बात समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व कर लो, गुणा कर लो, तो 3 एकम कितना 3, 3 दूनी कितना 6 और 4 दूनी कितना 8। बस ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। बताओ कितनी आपको समझ में आई होगी। एक काम और कर लेते हैं, मान लीजिए अगर आपको A अनुपात B 2:3 दे रखा है और B अनुपात C मैंने बोल दिया 4:5 है, तो आपको निकालना क्या है, इसमें भी आपको A अनुपात B अनुपात C निकालना है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसको अब तक मिटा दे रहा हूँ मैं, आपको समझने में आसानी रहे और अच्छे तरीके से। हाँ भाई, तो क्या आंसर आएगा? सबके कमेंट लगातार आते रहने चाहिए। ठीक है, और संख्या बढ़ाओ, बहुत कम है, मज़ा नहीं आता पढ़ाने में ऐसे। ठीक है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। तो यहाँ पर बहुत आसानी तरीके से A कितना 2, B कितना 3, तो 2 अनुपात कितना हो गया 3, B कितना 4, तो B के नीचे लिखेंगे 4, C कितना 5, तो C के नीचे यहाँ पे लिखेंगे 5। ये खाली है स्थान और ये खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। बताओ कितना आसान सा सवाल था, कितना आसान सवाल है। कर लेंगे इस तरह के सवाल। तो इस तरह के सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी 2 पेयर वाले सवाल करे हैं, 3 पेयर वाले भी सवाल बन जाते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आपके लेवल के हिसाब से चीज़ें पढ़नी है। बस ये समझना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए थोड़ा बहुत चेंज करके तो हम क्वेश्चन कर पाएँ, इसको समझने की आवश्यकता है। तो प्यारे साथी जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी। ठीक है, क्लास कैसी रही। तो अब हमारा जो है यूनिट नंबर जो 1 है ना मेरे प्यारे साथियों, जिसमें आप अगर देखेंगे तो अनुपात समानुपात, अनुलोम प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, अनुपात फिर समानुपात दे रखा है आपका, जो टॉपिक का नाम है, जो इकाई का नाम है वो क्या है पूरा नाम, अनुपात समानुपात फिर अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात। ये पहली इकाई है। तो अनुपात समानुपात के बारे में हमने पिछली
जो क्लास है, कल की क्लास हुई थी उसमें सीख लिया था। आज हमने अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात का जो सवाल थे, जो कंसेप्ट था, उसको हमने यहाँ पे सीख लिया। मतलब अब हमारी जो इकाई नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुकी है बहुत ही बेहतर तरीके से। अभी मैंने जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं वो नहीं कराए हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट में हम लोग करेंगे। पहले एक बार सिलेबस समझ लेते हैं, सिलेबस क्या है, कंसेप्ट क्या है, उदाहरण के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यूनिट नंबर 2 में भी आपका क्या है, जो समानुपात में जो कंसेप्ट होता है, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। उस पर आधारित आपका यूनिट नंबर कौन सी है, 2 है, इकाई नंबर आपका 2 है। तो उसमें भी हमें अभी अनुपात समानुपात ही पढ़ना है मेरे भाई, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि एक सेशन में अच्छे से इकाई नंबर 2 कंप्लीट करा दूंगा, सवाल कोई भी बच के नहीं जाएगा। लगातार हमारे साथ बने रहो, अच्छे से मेहनत करो और संख्या बढ़ाओ। देखो, संख्या बढ़ाओगे ना तो मैं और अधिक मेहनत करूंगा आपके साथ मिलकर, ठीक है। और हम लोग साथ में बढ़ेंगे, देखिए अकेले नहीं, साथ में मिलके बैठ के पढ़ो, ठीक है। आप आराम से रजाई में बैठ घर पे पढ़ो, 8 बजे का समय है, रजाई में खाना पीना खा पी कर रजाई में बैठो, आराम से कॉपी लेकर बैठो, ठीक है, और पढ़ो, कमेंट करते रहो। और कमेंट भी करना है साथ में, इधर फोकस भी करना है कि ये नहीं कमेंट ही करते रहो। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब पढ़ोगे ना, इन्वायरमेंट बनाओ स्टडी का, बहुत बेहतर तरीके से हम लोग स्कोर कर पाएंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली क्लास में मिलेंगे फिर से एक नए इकाई के साथ, नई यूनिट के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए प्रश्नों के साथ। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।